ते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान एक ऐसा लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषयों पर हम एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं और साथ ही आप भी इस कार्यक्रम में अपने सवालों के साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बताएं कि आज हम किन खास विषयों पर चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। आइए नजर डाल लेते हैं आज के विषयों पर। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम बातचीत करेंगे एकीकृत कृषि प्रणाली और साथ ही फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन। तो महत्वपूर्ण विषय है फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन। ये विषय ऐसे हैं जो सीधे सीधे आपकी आमदनी को इजाफा करते हैं। तो ऐसे में आप ज़रूर इन विषयों पर जानकारी हासिल करें और अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए आप सीधे सवाल भी पूछ सकते हैं। जरिया बता देते हैं हम आपको। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नोट कर ले टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए बातचीत के दौरान बस इस बात का ध्यान रखें कि टीवी की आवाज़ बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट्सएप नंबर बता देते हैं 8800520717। तो व्हाट्सएप के जरिए तो सवाल भेज ही सकते हैं, इसके साथ साथ आप ईमेल के माध्यम से भी अपना सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा ईमेल ID है hellokisan2015@gmail.com। सवाल भेजने के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी ज़रूर लिखें। हमारे सवालों के जवाब के लिए एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर राम आसरे, आप प्रधान वैज्ञानिक है खाद्य विज्ञान फसलोत्तर संभाग IRI पूसा दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं डॉक्टर फूलचंद जाट, आप प्रधान वैज्ञानिक है शस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मेरठ उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर फूलचंद जाट आपका भी इस कार्यक्रम में। तो डॉक्टर फूलचंद से हम जानेंगे एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में और डॉक्टर राम आसरे हमें बताएंगे फल सब्जियों के मूल्य संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण के बारे में। तो आइए बातचीत की शुरुआत यहाँ पर करते हैं। तो डॉक्टर राम आसरे सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि किसानों की आमदनी की यहाँ पर बात हो रही है, तो ख़ास तौर पर अगर बात की जाए बागवानी क्षेत्र से जुड़े हुए ये जो उत्पाद होते हैं, फल हैं, सब्जियाँ हैं, इनका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और कई बार हम देखते हैं खाद्यान्न से ज़्यादा उत्पादन होता है। लेकिन इसके साथ साथ सीधे सीधे बाजार में इन्हें बेचने के बजाय अगर इनका मूल्य संवर्धन किया जाए या इनका प्रसंस्करण कर दिया जाए तो किसानों की आमदनी में कितना इजाफा हो सकता है? बहुत ही अहम बात आपने कही, क्योंकि हमारे यहाँ खाद्य प्रसंस्करण एक जिस मुकाम पे होना चाहिए वो नहीं है। और आपने यहाँ पे उत्पादन की बात की। हमारी खाद्यान्न फसलों का उत्पादन अगर हम तुलना करें बागवानी फसलों, खासकर हार्टिकल्चरल जो प्रोड्यूस है, वो उससे हमारा जो औद्यानिक फसलों का उत्पादन लगातार वृद्धि बनाए हुए है। लेकिन इसमें कहीं न कहीं हम मात खा जाते हैं जहाँ पर हमारा प्रसंस्करण की बात आती है। आज भी हम प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की बात करते हैं, वहाँ 2% के आसपास ही हम इनका प्रसंस्करण कर पाते हैं। ये अपने आप में एक काफ़ी चुनौती भरा प्रश्न है सारे साइंसदानों के लिए, नीति निर्धारकों के लिए, हम सभी के लिए। इसको कहीं कहीं हम बढ़ा के एक ऊंचे स्तर पर ले जाएं एक नीतिगत तरीके से, जिससे कि हमारी जो उत्पादन के बाद फल सब्जियों का नुकसान होता है, अभी भी करीब करीब हम 15 से 18% के आसपास हम फल सब्जियों का नुकसान हो जाता है जो भी हम उत्पादित करते हैं प्रतिवर्ष। अगर इसको हम बचा लें कहीं न कहीं और प्रसंस्करण कर पाएँ तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा हमारे उत्पादकों, खासकर जो किसान भाई हैं और उपभोक्ता, दोनों को मिल सकता है। और इसके साथ साथ इससे एक तीसरी बहुत अहम बात जुड़ी हुई है कि जितना भी हम फल सब्जियों का जो भी नुकसान हो रहा है उसको हम कम कर पाएंगे तो उतना कम से कम जोड़ पाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि क्रॉप सेव्ड मीन्स क्रॉप प्रोड्यूस्ड। जितना भी आपने फसल को सुरक्षित बचा लिया है उतना आपने उनको इनडायरेक्ट वे में दूसरे
तौर पे आप उसको उत्पादित कर दिया, जी, जिससे कि हमारे बहुत ही अहम जो रिसोर्सेस होते हैं, खाद है, पानी है, श्रम है, इनकी कहीं न कहीं बचत होती है, जिससे कि पर्यावरण को भी कहीं न कहीं हम अपरोक्ष रूप से लाभ पहुंचाते हैं। बिल्कुल। तो कई फायदे हैं प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के। किसानों की आमदनी बढ़ना जो है वो तो सबसे बड़ा फायदा है ही, लेकिन इसके अलावा भी कई और फायदे हैं। तो इन पर बातचीत करेंगे विस्तार से आगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। किसान जो फसलें उगाता है उनमें बहुत सी फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें ज्यादा दिनों तक भंडारित करके नहीं रखा जा सकता। ऐसे में इन फसलों का मूल्य संवर्धन करके किसान ऐसी फसलों को लंबे समय तक संभाल कर रख सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण करके किसान विभिन्न फसलों का मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब ऐसी तकनीक से है जिसमें खाने की वस्तुओं की प्रोसेसिंग कर उसे नए रूप में पेश किया जाता है। प्रसंस्करण के जरिए ही अलग अलग तरह की फसलों से उत्पाद तैयार किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आम, नींबू या मूली का अचार तैयार करना, आंवले वगैरह का मुरब्बा बनाना और गुलकंद बनाना आदि। इसके अलावा आम से शरबत, चटनी और बार बना सकते हैं। अमरूद से जैम, जेली और नेक्टर, पपीते से कैंडी, जैम और पपेन बना सकते हैं। वहीं सब्जियों में टमाटर से सॉस, अचार, चटनी, फूल गोभी से अचार और जिमीकंद से अचार व सेवई नमकीन बना सकते हैं। फल और सब्जियों के मूल्य संवर्धन के बहुत से लाभ भी हैं। इससे फसल कटाई के बाद होने वाली हानि को कम किया जा सकता है। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार तो होता ही है, साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलता है। बता दें कि भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र उत्पादन, वृद्धि, खपत और निर्यात की दृष्टि से सबसे बड़ा है, क्योंकि भारत फल और सब्जियों का प्रमुख उत्पादक देश है। जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में जानते हैं। तो डॉक्टर फूलचंद, आपसे समझना चाहेंगे, हम एकीकृत कृषि प्रणाली जब हम कहते हैं तो इसका क्या तात्पर्य है, किस तरह की पद्धति है ये? एकीकृत कृषि प्रणाली है वो एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कृषि के विभिन्न आयामों को मिलाकर किसान अपनी आय को और सम्मिलित करके, जिसमें ऐसे आयामों को, जिसमें ऐसे घटक है या आयाम कह सकते हैं अपन, उनको मिलाकर अपने खेत पर जब मिलाकर जो कृषि प्रणाली अपनाता है उससे उसके रोजगार के अवसर बढ़ते हैं एवं जो मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसके जोखिम को भी कम किया जा सकता है एवं उसकी इनकम और लगातार एक रोजगार के अवसर एवं लगातार इनकम वर्ष भर उसको एक आमदनी मिल जाती है। दूसरी बात है कि उसको उसकी जो जमीन है उसकी उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है और एक है कि जो पर्यावरण को नुकसान होता है जैसे गैस का है और दूसरी है कि रसायनों से है उसको भी कम किया जा सकता है। इस प्रकार से उसके विभिन्न घटकों को मिलाकर जब 2 से अधिक घटक मिलाकर किसान अपनाता है और ऐसी खेती प्रणाली अपनाता है उसको हम एकीकृत कृषि प्रणाली कहते हैं। जैसे कि फसलों के साथ है पशुपालन है, मुर्गी पालन है, फलदार फसलों की है, सब्जी की खेती है। तो इस प्रकार किसान अपने अगर खेत में एक जमीन पे जैसे 1 हेक्टर है 0.5 मतलब आधा हेक्टर है उसमें ऐसी प्रणालियों को अपनाकर एक सारों को सम्मिलित जिसमें एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करे कि एक का अपशिष्ट दूसरे में। ये प्रणाली किस तरह से काम करता है, इस प्रणाली को किसानों को कैसे अपनाना चाहिए, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। एकीकृत कृषि प्रणाली से मतलब ऐसी कृषि प्रणाली से है जिसमें कृषि के साथ ही पशुपालन, बागवानी, हर्बल खेती, मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन और पौध नर्सरी को शामिल किया जाता है। इससे किसान को पूरे साल न सिर्फ रोजगार मिलता है बल्कि आय में भी बढ़ोतरी होती है। ये प्रणाली छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए अधिक कारगर साबित होती है।
छोटी जोत वाले किसानों को पूरे साल काम नहीं मिल पाता। इस कारण उनके सामने अक्सर आर्थिक संकट बना रहता है। इसलिए एकीकृत कृषि प्रणाली के जरिए किसानों को कृषि से जुड़े अन्य व्यवसाय करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सके। इसमें खेती के साथ ही इससे जुड़े अन्य व्यवसायों को भी शामिल किया जाता है। एकीकृत कृषि प्रणाली के कई फायदे हैं, जैसे किसानों को कृषि के साथ ही रोजगार के दूसरे अवसर भी मिल जाते हैं। यानी किसान सिर्फ फसलों से होने वाली आमदनी पर ही निर्भर नहीं रहता और मौसम या किसी अन्य कारण से अगर फसल खराब भी हो जाती है तो एकीकृत कृषि प्रणाली के जरिए दूसरे व्यवसायों से किसान को आमदनी हो जाती है। इसके अलावा फसल चक्र के उपयोग से जमीन की उर्वरता में भी सुधार होता है। एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाकर किसान उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज के जो विषय है हेलो किसान के वो ऐसे हैं जो आपकी आमदनी में काफ़ी इजाफा कर सकते हैं बनिस्बत इसके कि जब आप कोई एक फसल लेते हैं और उससे आपको जो आमदनी मिलती है उसकी तुलना अगर की जाए तो कई गुना आपकी आमदनी बढ़ सकती है। लेकिन एक बात और है जो इन दोनों विषयों के साथ जुड़ा हुआ है, वो है पर्यावरण का विषय। तो डॉक्टर राम आचार्य, आपसे समझना चाहेंगे, जैसे कि आपने भी जिक्र किया था, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से हम गुजर रहे हैं और जो पर्यावरण की सुरक्षा है वो भी, उसमें भी किसानों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो ऐसे में ये जो खाद्य प्रसंस्करण है, इससे जुड़ना किस तरह से पर्यावरण को एक जो है सपोर्ट देता है? जैसे कि आपके शुरुआती दौर में ही आपने देखा कि, और इसका आपने जिक्र भी किया कि पर्यावरण को ये दोनों ही विषय कहीं न कहीं सहायता प्रदान कर रहे हैं, पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने में कहीं न कहीं एक कड़ी बन रहे हैं। तो अगर हम इसमें बात करते हैं फल सब्जियों के प्रसंस्करण, फल सब्जियों का अगर हम प्रसंस्करण करते हैं तो फल सब्जियों का जो भी अभी नुकसान हो रहा है हमारा, करीब जिसका मैंने जिक्र किया, उसको हम कहीं न कहीं घटा सकते हैं। जब उनको हम घटा सकते हैं तो उतनी जो हमें फल सब्जी और अधिक उत्पादित करनी पड़ेगी हमारे उपभोक्ताओं को, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, वो हमें नहीं करनी पड़ेगी। जब हमें वो नहीं करनी पड़ेगी, उसके लिए जितने भी हमारे संसाधन इस पे लगेंगे, चाहे वो आपको बीज है, खाद है, पानी है, सिंचाई है, ऊर्जा है, इन सब की बचत होगी। और ऊर्जा उत्पादित करने में भी कहीं न कहीं आपका कोयला खर्च होता है या दूसरे संसाधनों की उसमें बात आती है। अगर हम उर्वरकों का अध्ययन करें कि उसमें किस तरीके से उनका उत्पादन होता है, उसमें भी पर्यावरण को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचता है। बहुत तरीके के उत्सर्जन आते हैं। और इसके बाद जो मोटी बात यहाँ पे है, अहम बात, अगर हमारी फल सब्जियाँ कहीं न कहीं सड़ती हैं, उनमें सड़ान होती, तो उनसे मीथेन गैस है या अन्य दूसरी गैसें हैं जो सीधे आपके वातावरण में घुल मिल जाती हैं और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ये खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र है या विषय है, ये कहीं न कहीं पर्यावरण की हिफाजत करता है विभिन्न माध्यमों से और तरीकों से। बिल्कुल। तो आइए अब ये भी जान लेते हैं कि जो एकीकृत कृषि प्रणाली है उससे किस तरह से पर्यावरण सुरक्षा होती है। तो डॉक्टर फूलचंद हमें बताएं कि किस तरह से पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सकता है एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाकर। और आपने बताया था मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए भी ये जो प्रणाली है वो काफी कारगर है, कैसे, हमें समझाएं। देखो, इसमें क्या है कि ये जो कृषि प्रणाली है उसमें विभिन्न घटकों को एक परस्पर एक अनुपूरक के रूप में एक दूसरे से कार्य करते हैं, जिसमें जैसे जो है जो अपशिष्ट है, पशुओं के अपशिष्ट है, वो भूमि में मिलाए जाते हैं। तो जिससे फसल की जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती है, उससे पैदावार बढ़ती है। दूसरा है कि जैसे चारों तरफ कृषि प्रणाली में जो एकीकृत कृषि प्रणाली, तो उसमें जो बॉर्डर पे फलदार पौधे हैं या वानिकी का अपनाकर, इसमें वानिकी को भी, और जो पेड़ है, पेड़ जिसमें दोहरा लाभ देते हैं कि फल भी तोड़ते हैं, और दूसरा है कि वो जो गैसेज है उसका एक वो शोषण भी करते हैं, जिससे कि पर्यावरण में जो गैस इमिशन होता है वो कम से कम होता है। और जो एकीकृत कृषि प्रणाली है उसमें जो कार्बन न्यूट्रल हो जाता है। उसमें क्या है कि एक पर्यावरण, दूसरा है कि रसायनों का कम प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या है कि एक दूसरे के पूरे जब अनुपूरक के रूप में कार्य करेंगे तो किसान को रसायनों का भी कम उपयोग करना पड़ेगा, और उसमें दूसरी जो है जो रासायनिक दवाएं हैं
उसका भी कम प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे कि वातावरण भी दूषित होता है और जल भी दूषित होता है। तो इसमें एक दूसरे के ये पूरक के रूप में कार्य करेंगे और एक अच्छी मतलब पर्यावरण और मिट्टी दोनों में सुधार करके और किसान को भी एक लगातार रोजगार एवं निरंतर वो लाभ देता है। बिल्कुल। तो साल भर आमदनी प्राप्त करना चाहते हैं तो एकीकृत कृषि प्रणाली आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। इसी तरह से एकीकृत कृषि प्रणाली और साथ ही फल सब्जियों के प्रसंस्करण पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। साथ ही आप भी अपने सवालों के साथ जरूर जुड़े इस कार्यक्रम के दौरान। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम एकीकृत कृषि प्रणाली और फल सब्जियों के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन पर बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़ी हुई अतिरिक्त जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। राजू सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्नाव उत्तर प्रदेश से। राजू जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो राजू जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार राजू जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैम मैं जानना चाहता था कि आंवला और आम इसका प्रशिक्षण कैसे करें और क्या संभावनाएं हैं जी, और इसकी ट्रेनिंग कहाँ से प्राप्त करें? जी बिल्कुल, डॉक्टर रामाश्री बताएं। आप उन्नाव से संबंध रखते हैं और आप सौभाग्यशाली हैं, आपके आसपास कई कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं जहां पे कि आम और आंवला दोनों के प्रसंस्करण पर उत्तम प्रशिक्षण की व्यवस्था है। खासकर अगर हम आंवला की बात करें, इस समय ये हमारे बागों में उपलब्ध है और इसकी प्रसंस्करण की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से चल रही है। खासकर इसके विभिन्न, चाहे आपके शुष्क उत्पाद हैं, चाहे आंवला कैंडी है या मुरब्बा है या पिकल्स हैं, इनका भरपूर उत्पादन हो रहा है। और आपके बहुत ही निकट में नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या है, वहाँ पे भी इस पर बृहद प्रशिक्षण कार्यक्रम में चलता रहता है। इसके अलावा आपके बहुत ही समीप चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में स्थित है, यहाँ के भी जो आपका उद्यानिकी विभाग है उसमें भी समय समय पर ज़रूरतमंद लोगों को आंवला और आम के ऊपर जो प्रसंस्करण की प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। लेकिन आपको पहले से ही एक समूह के रूप में यहाँ के जो विभागाध्यक्ष हैं या दूसरे कृषि अधिकारी हैं, आपके उद्यान विज्ञान के जिला कृषि अधिकारी हैं, उनके माध्यम से इनसे संपर्क साधना होगा। जी राजू जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और बातचीत को आइए यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर फूलचंद, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि कई घटक होते हैं एकीकृत कृषि प्रणाली में, तो ऐसे में सवाल ये आता है कि इसमें लागत किस तरह की आती है? इसमें लागत ऐसा है कि जो शुरुआती लागत है, जैसे मान लो किसी अगर अपने को IFS से मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का एक मॉडल तैयार करना है जी, उसमें क्या होता है कि हर विभिन्न घटकों को विभिन्न अनुपात में इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें जैसे मान लो फसल रहे तो फसल में फसल करके उसमें लागत है, वो लागत इसमें क्या है कि बहुत कम हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे के लिए जिसको इनपुट कहते हैं या आदान कहते हैं, आदानों की कमी हो जाती है।
और उसमें क्या है कि जैसे दूसरे जो पशुपालन है, तो अगर अपन फसल कर रहे हैं और उसमें पशुपालन भी कर रहे हैं, तो उसके जो फसल के अवशेष है, जैसे भूसा है, वो दाना है, वो पशुओं के काम आ जाता है। इसमें लागत बिल्कुल कम हो जाती है और ये देखा गया है कि इसमें लागत के गुना 3 गुना पैदावार या 4 गुना तक पैदावार ज़्यादा हो जाती है। यानी इनकम 1 रुपया और वो लागत 1 रुपया और इनकम 3 या 4 रुपये तक हो जाती है। वो है फसल प्रबंधन और किसान के प्रबंधन पर निर्भर करता है। अगर किसान अच्छी तरह प्रबंधन करेगा तो लागत कम हो सकती है और आय ज़्यादा हो सकती है। बिल्कुल, तो कम लागत में ज़्यादा आमदनी हो सकती है एकीकृत कृषि प्रणाली से। डॉक्टर रामाश्रय, आपसे ज़्यादा चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की भी बात हो रही थी, तो आमतौर पर हमारे घर की जो महिलाएं हैं उन्हें अचार, मुरब्बा, चटनी, ये तमाम चीज़ें बनानी आती है, लेकिन अगर प्रशिक्षण ले लेते हैं प्रसंस्करण से जुड़ने के लिए, मूल्य संवर्धन के लिए, तो उन्हें और क्या खास जानकारियाँ मिलती है इसमें? देखिए मोनालिसा जी, अभी जो हमारा खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र है बहुत ही एडवांस सेक्टर में पहुंच गया है और हमारे देश में भी इसमें काफ़ी तरक्की हुई है और ये खासकर आज आम, अचार, मुरब्बा, चटनी से ऊपर उठकर काफ़ी बुलंदियों पे पहुंच चुका है। जैसे कि आप देखेंगे, आप विभिन्न प्रकार के आम के ही उत्पाद, खासकर चाहे वो आपके नाइट्रोजन फ्लास्क पैकेजिंग में हो या आपके इनके क्रिस्प हैं, जो आप इनके फ्रोज़न प्रोडक्ट हैं, ये बहुत ही उच्च दामों में बेचे जा रहे हैं और ख़ासकर हमारे महिला उद्यमी इसमें बहुत आगे बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। और जो आपके स्टार्टअप हैं, अगर हम स्टार्टअप की एक विश्लेषण करें, 1-2 वर्षों में हमारे देश में जितने भी स्टार्टअप शुरू हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा संख्या आपके प्रसंस्करण उद्योग पर आधारित स्टार्टअप की ही है। और वो जो हमारे स्टार्टअप्स शुरू किए गए हैं, खासकर जो हमारे डिजाइनर फूड प्रोडक्ट यहाँ तात्पर्य है, मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष में एनीमिया की कमी है या किसी में विटामिन ए की कमी है, उससे वो जूझ रहे हैं, तो उसके लिए उत्पाद बना रहे हैं। कोई है आपका जो हमारी एक वृद्धावस्था की एक पॉपुलेशन बहुत हमारे देश में है, उसके लिए आपके उत्पाद बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे जो स्पोर्ट पर्सन हैं, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रोकना पड़ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अभी आप बता रहे हैं, इसके बारे में और भी विस्तार से जानेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ है। स्वागत है आपका नंद स्वरूप जी, पूछिए अपना सवाल जी। नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है, उत्तर प्रदेश बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ, जब किसान का उत्पादन का रेट अच्छा मिलता है तब तो माला माल हो जाता है, अगर रेट घट जाता है तो कंगाल हो जाता है, तो कंगाल न होने पाए तो वो अपने उत्पाद को कैसे भंडारण करे, कौन सा ऐसा प्रसंस्करण करे कि अच्छा उसको रेट मिल सके? जी बिल्कुल, इसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर रामाश्रय जी। बताएं तो भंडारण कैसे अच्छे से करना चाहिए, प्रसंस्कृत कर किस तरह से अच्छा लाभ ले सकते हैं, और खासतौर पे डिज़ाइनर फूड प्रोडक्ट्स की अभी आप बात बता रहे थे हमें। नंद स्वरूप मिश्रा जी, आप बहुत ही सजग और सचेत श्रोता हैं इस हमारे जो कार्यक्रम के हैं। मैं अक्सर आपको सुनता हूं, बहुत अच्छी शुचिता भरी आप बात करते हैं और ख़ासकर आपने कहा कि ये खेती किसानी बड़ा जोखिम भरा जो उद्यम है और कहीं कहीं किसान कभी माला माल हो जाता है, कहीं कहीं कंगाल हो जाता है। लेकिन ये स्थिति धीरे धीरे बदल रही है और जोखिम को कम करने के लिए हमारे केंद्र और राज्य सरकारें मिलके बहुत योजनाएं चला रही हैं और इन योजनाओं का तौर तरीका ये है कि आपका कहीं न कहीं जो उत्पाद होता है या तो उसके भंडारण की व्यवस्था की जा रही है या आपका उसमें इंश्योरेंस जो इसके कहते हैं कि फसल बीमा के माध्यम से उसके जोखिम को कम करने की बात की जा रही, या खासकर जो सबसे बड़ा आपके पास हथियार है आप भंडारण भी आप अगर कोल्ड स्टोरेज लगाना चाहते हैं खासकर फल सब्जियों के लिए, तो इसमें केंद्र और राज्य सरकारें की बहुत बड़ी योजनाएं चल रही हैं और इसमें सब्सिडी भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। खासकर इसके भंडार की व्यवस्था को बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण भी मिल रहा है। खासकर हमारा NHB नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, इसके लिए ये बहुत जो सुविधा बढ़ाने के लिए
खासकर किसान भाई बहनों को ऋण दे रहा है। इसके लिए काफ़ी सफल योजनाएं चल रही हैं। हाँ, इसके अलावा अगर कोई भाई बहन नहीं भी है उनके, तो बहुत से ऐसे मंडी परिसर हैं जहाँ पे व्यवस्था की गई है कि अगर आप कुछ 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए अपने फसल को भंडारित करना चाहते हैं तो वहाँ पे ले जाके आप भंडारित कर दें, और कुछ मामूली कीमत चुकाने के बाद जब आपके बाज़ार में अच्छी कीमत आ जाती है तो वहाँ से निकाल के उसको बाज़ार में बेच सकें। इस तरीके से इस हैंड होल्डिंग की जा रही है। विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे किसानों का जो ये एक मुश्किल वक्त था कि कहीं कंगाल तो कहीं माला माल, इस परिस्थिति से उनको उबारा जा सके। और इस परिस्थिति में उभरने का बहुत बड़ा काम भी हुआ है, लेकिन फिर भी अभी बहुत आगे जाना है। बिल्कुल। तो नंद स्वरूप जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और डॉक्टर फूलचंद, ऐसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि जिसकी बात हो रही थी कि किसानों को कई बार नुकसान हो जाता है, कोई एक अगर फसल लेंगे तो उसमें नुकसान की आशंका बढ़ जाती है, लेकिन एकीकृत कृषि प्रणाली इसका बहुत ही अच्छा हल है और इसके जरिए नुकसान की भरपाई हो जाती है क्योंकि उसमें और भी घटक शामिल होते हैं। तो किस तरह से जो घटक है उनका चुनाव करना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए घटकों के चुनाव में, ये बताएं। घटक को ध्यान में रखते हुए उसमें ऐसा है कि फसल के साथ ऐसे घटक अपनाने चाहिए कि अगर बाजार पे में पास है किसान का, अगर खेत है, खेत के पास में बाजार है, तो उसमें सब्जी का घटक या फलदार वो कर सकते हैं, और उसमें सब्जी का एरिया ज़्यादा रख सकते हैं और फसल का एरिया कम रख सकते हैं। दूसरा है कि उसके परिवार पे निर्भर करता है जी। दूसरा है कि उसकी ज़मीन कितनी है। अगर मान लो ज़मीन ज़्यादा है, परिवार में संख्या ज़्यादा है, तो वो दूसरे घटक है वो जैसे पशुपालन है, तो पशुपालन में अगर 1 हेक्टेयर का, अगर किसान के पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है तो वो 3 पशु तक रख सकता है, 3 गाय या 3 भैंस रख सकता है। अब दूसरा है कि भैंस में भी अच्छी नस्ल की, अच्छी दूध देने वाली होनी चाहिए, क्योंकि जब इतना मतलब किसान अगर पैदावार कर रहा है तो दूध में भी पैदावार से अच्छी इनकम उसको मिल सकती है, और उसको वर्ष भर उसको एक अपने जो घरेलू श्रमिक है या घर के आदमी है उनको रोजगार मिल जाता है। दूसरा है कि अगर जहाँ मुर्गी का एरिया या मुर्गी की डिमांड ज़्यादा है तो मुर्गी पालन भी किया जाता है। जहाँ मच्छी का है तो वहाँ फिश पॉन्ड बना के किसान फिश पॉन्ड भी मतलब मछली का वो भी कर सकता है, और मछली और जो मुर्गी पालन है वो एक दूसरे का अनुपूरक है, क्योंकि मुर्गी की जो मीट होती है वो मच्छियों के दाने के रूप में भी काम आती है। तो इस प्रकार से एक दूसरा घटक जिससे कि जोखिम हो जाता है, क्योंकि फसल के साथ दलहनी और तिलहनी फसलों का भी समायोजन किया जाता है, जिससे कि घर की आपूर्ति, जो घर की बाजार पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है अगर ये जो, तो इस प्रकार से। और दूसरा है कि बॉर्डर पे जो ईंधन का काम करे, बॉर्डर पे भी ऐसे वानिकी के वो लगा सकते हैं। और चारे का मतलब पशुपालन है तो उसमें चारा को भी सम्मिलित करना पड़ेगा, जिससे कि बाजार पे डिपेंडेंस कम हो और हर चीज पे एक दूसरे के अनुपूरक के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल। तो ये भी एक अहम फायदों में से एक है कि बाजार पर किसान की निर्भरता कम हो जाती है और जो किसान का परिवार है उसकी खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी, और हमारे अगले कॉलर का रुख करते हैं। रमेश कुमार जी कटनी मध्य प्रदेश से इस वक्त फोन लाइन पर हैं। रमेश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। रमेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो रमेश जी, कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। सीधे जी जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए रमेश जी पहले। हाँ मैडम, आ रही है। जी जी, टीवी की आवाज बंद रखिएगा, अपना सवाल पूछिए। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए रमेश जी। जी मैडम। जी मैडम, मेरा सवाल है कि मेरे को अपने खेत पे जी नींबू और सहजन की खेती करना था। ठीक है। तो जी बंद है, टीवी की आवाज बंद है जी, तो मेरे को उसी की जानकारी चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर फूलचंद क्या सुझाव होगा आपका? मेरे को इनका जो जी, नींबू और सहजन की खेती करना चाहते हैं और ऐसे में क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? ठीक है, क्या करना चाहते हैं? आवाज मेरे को जी जी। डॉक्टर फूलचंद, हम दोबारा आपके पास आएंगे। इस बीच डॉक्टर रामाश्रय से इसका जवाब ले लेते हैं कि नींबू और सहजन की खेती करना चाहते हैं तो आप क्या उनको सुझाव देना चाहेंगे, बताएं।
रमेश जी, आप कटनी मध्य प्रदेश से हैं और आपने जिन दो उद्यानिकी फसलों की तरफ मंशा जाहिर की लगाने की अपने खेत में, और निश्चित तौर पर ये बहुत ही उपयुक्त फसलें हैं वहाँ उस क्षेत्र के लिए। आप नींबू पहले से ही आपके यहाँ पे होता है, और ख़ासकर आप नींबू का चुनाव किस तरीके से करना चाहते हैं, कागजी नींबू लगाना चाहते हैं आप, दूसरी और भी इसकी कई तरीके होते हैं, कई इसके वर्ग होते हैं, उसमें प्रजातियां भी कई तरीके की होती हैं। या कागजी नींबू है, आपका कागजी कला है, आपका जो मोटी चमड़ी छाल का नींबू है, इत्यादि इत्यादि। तो ये आप उसमें लगा सकते हैं, खासकर मध्य प्रदेश में आपके कई कृषि विश्वविद्यालय हैं। हाँ, लेकिन जब भी आप नींबू की जो भी प्रजाति लाएं वो किसी संस्थागत नर्सरी से ही लाएं, वो पंजीकृत या रजिस्टर्ड नर्सरी वहाँ से ही लें। और सहजन की बात आपने जहाँ कही, सहजन आजकल जो आपकी कटिंग के माध्यम से खासकर एक डाल को काट के भी लगा सकते हैं, उससे चलता है। और ये कहीं न कहीं एक आपके प्रदेश में या दूसरे स्थानों पे भी जहाँ परंपरागत रूप से नहीं होता था, इसकी गुणवत्ता या इसकी जो औषधीय गुणवत्ता है उसको देखते हुए इसका प्रचार प्रसार काफ़ी हो रहा है। इसको आप निश्चित पर लगा सकते हैं, और इसकी मांग बाज़ारों में खासकर इसकी फलियों की और साथ साथ इसकी पत्तियों, हरी पत्तियों की भी मांग बढ़ रही है। निश्चित तौर पर एक आपका एक अच्छा यहाँ पे विचार है, आप इस पे आगे जा सकते हैं, लेकिन सलाह लेके किसी भी आपके उद्यान वैज्ञानिक की सलाह ज़रूर लें। और ख़ासकर जब आप इनके पौधे खरीदें तो उनको कहीं न कहीं एक पंजीकृत नर्सरी से ही आवश्यक खरीदें, क्योंकि एक बार लगाने के बाद आपको 2-3 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। फिर अगर ये धोखा दे जाते हैं तो बहुत ही आपको पछतावा होता है। बिल्कुल रमेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास सवाल आया है, इस सवाल को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। डॉक्टर फूलचंद, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो हमारे एक दर्शक शिवम जी ने उत्तराखंड से सवाल भेजा है और जानना चाहते हैं कि एकीकृत कृषि प्रणाली में क्या दलहन और तिलहन को ले सकते हैं? जरूर दलहन और तिलहन को अपने फसल चक्र में, क्योंकि किसान भाइयों को अपनी फसल में सभी चीज़ों का सम्मिलित करना चाहिए, कि जिसमें खाद्यान्न फसल जैसे गेहूं, ये धान, उसके साथ आप अपने दलहन तिलहन फसल उसको सम्मिलित करें। ऐसे फसल चक्र अपनाना चाहिए कि जिससे उसको किसान को दलहन भी मिले, तिलहन भी मिले और खाद्यान्न की फसलें भी मिले। तो अपन दलहन और तिलहन की अच्छी फसलें ले सकते हैं। जैसे रबी में है अपन चना ले सकते हैं, मसूर ले सकते हैं, खरीफ में है उड़द ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं, जिस प्रकार से भी जैसा हो। और लेकिन ये है कि आप अगर मान लो खरीफ में लेना चाह रहे हैं तो खरीफ में ऐसी मतलब किस्मों का चयन करें जो कम समय में पकने वाली हो। तो ऐसी फसलों का चयन अपन कर सकते हैं। जैसे सरसों भी ले सकते हैं रबी में, तो सरसों की बहुत अच्छी किसान को कीमत मिलेगी, और घरेलू आप अपन जो तेल यूज करेंगे वो उसकी आपूर्ति भी वो आराम से कर सकेंगे। इसलिए दलहन तिलहन जरूर किसान को लेना, क्योंकि दलहन तिलहन पे यही चीज़ है जिस पे ज़्यादा किसान को खर्चा होता है घर में। जी जी बिल्कुल। तो शिवम जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दलहन और तिलहन को ज़रूर शामिल करें, और इसी तरह से हमारी चर्चा जारी रहेगी एकीकृत कृषि प्रणाली और फल सब्जियों के प्रसंस्करण के बारे में। आप भी अपने सवालों के साथ ज़रूर जुड़े इस कार्यक्रम के दौरान। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें हमारे साथ। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में और साथ ही फल सब्जियों के खाद्य प्रसंस्करण के विषय पर। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भी अपना सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। डॉक्टर रामाश्रय, आपसे जानना चाहेंगे कि जो युवा है ग्रामीण क्षेत्र के, वो किस तरह से जुड़ सकते हैं इस क्षेत्र से, रोजगार की कैसी संभावनाएं इसमें है? देखिए, जो आपने यहाँ पे विषय चुना है खासकर खाद्य प्रसंस्करण फल सब्जियों का जी, ये हमारे ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है और इसको कहा जाता है कि सनराइजिंग सेक्टर। और जैसे मैंने भी अभी पहले ही इंगित किया था, जितने भी आपके उस्माइन कार्यक्रम, स्टार्टअप कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ग्राफ जो है आपका प्रोसेसिंग की तरफ जा रहा है। और इससे जुड़ने वाले जो हमारे उद्यमी हैं वो ग्रामीण युवा और जो शिक्षित कहते कहें वो शिक्षित युवा युवतियाँ हैं, वो इससे जुड़ रहे हैं। और इसको और अधिक आकर्षक बनाने के लिए हमारे केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न तरीके की योजनाएं चला रही हैं। आपके फूड पार्क की योजना है, आपका पीएम संपदा योजना है, आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स है। खासकर यहाँ पर इसका जिक्र करना चाहूँगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स क्या है? कुछ हमारे उस्माइन के जो मालिक हैं, जो युवा मालिक हैं स्टार्टअप के, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया कि कुछ बहुत ही कम समय में उन्होंने अपनी एक ब्रांडिंग की कि आपका एक हम करेला का जो चिप्स बनाते हैं, खासकर जो आपका करेला बिटर गार्ड है, उसका किस तरीके से उन्होंने एक ब्रांडिंग की, किस तरीके से पैकेजिंग की और उस पर किस तरीके से हाईलाइट किया कि एक करेले के एक दिन में अगर हम 70 से 80 ग्राम शुष्क पदार्थ का भी कंजम्पशन करते हैं, का उपयोग करते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने उसका मार्केटिंग का जरिया बनाया और देश नहीं विदेश तक पहुंच गए। तो इसमें एक सरकार देखती है कि अगर कुछ कम समय पे इन्होंने बहुत बड़ा मानक स्थापित किया प्रोडक्शन में, तो उनको प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव्स देते हैं कि अगर आपने इतने समय में इतने करोड़ लाख का टर्नओवर किया है तो इस पर हम 20% और आपको इंसेंटिव दे रहे हैं। तो ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स जो हमारे खास कर जो युवा हैं जो प्रसंस्करण के क्षेत्र में आ रहे हैं फल सब्जियों को, उनको बहुत ज़्यादा लिंक कर रहे हैं। प्रोत्साहित करने के लिए बहुत तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसका लाभ ले सकते हैं। आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर रामाश्रय, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गए, उनका सवाल लेते हैं। दयान जी पिथौरागढ़ उत्तराखंड से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दयान जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी जी सर, मैं हेलो जी दयान जी, हम आपको सुन रहे हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, मेरे को बैगन और भिंडी और फूल गोभी की थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। उसकी खेती करने के लिए प्रोग्रामिंग कर रखा है मैंने। जी, बैंगन, फूल गोभी और गोभी, जी गोभी, बैगन और भिंडी, ठीक है। डॉक्टर फूलचंद, आपसे जानना चाहेंगे कि इन सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो एकीकृत कृषि प्रणाली के तहत आप क्या सुझाव देंगे? गोभी, बैगन और भिंडी का थोड़ा सा जानकारी चाहिए थी। बिल्कुल। ऐसा है कि अभी जो है गोभी का तो अभी सीजन चला गया, जहां अगर ठंड पड़ रही है वहां जरूर गोभी लगाई जा सकती है, जो लेट वैरायटी है वो लगाई जा सकती है। और लेकिन जो ये है जैसे भिंडी है, भिंडी में पूसा मखमली वैरायटी बहुत अच्छी किस्म है जिसकी आप अभी लगा सकते हैं और उसको आप ये 60 दिन में ये वो फल देने लग जाती है। उसके बाद में आप बैंगन की भी आप अगर पौध तैयार कर लिए तो आप अभी लगाने का उचित समय, और नहीं किए तो आप बीज खरीद के तुरंत उसका, जैसे गोल बैंगन आता है, लंबा बैंगन आता है, उसकी अच्छी किस्म लाके, और आजकल तो इसकी अच्छी अच्छी किस्में मिलती है, हाइब्रिड किस्में मिलती है जो आपको पैदावार देती है। और बैंगन तो ऐसी चीज़ है कि वर्ष भर भी उसको देता है। सर्दियों में थोड़ा सा इसकी, जैसे बरसात में थोड़ा सा इसमें रोग कीट लग जाते हैं, तो आप उस टाइम कटिंग कर उसकी कटाई कर दें, और उसके बाद में जैसे ही थोड़ी सी सर्दी बढ़ेगी तो उसमें वापस बरसात रुक जाएगी, उसके बाद में वापस उसके रिग्रोथ हो जाती है और उसमें फिर बैंगन लगने जाते हैं। तो बैंगन की लगाने का भी ये उचित समय है। और आपका जो ये भिंडी है, भिंडी की भी लगाने का ये उचित समय। तो आप
आप अच्छी तरह लगा सकते हैं, जिसमें ये जरूर ध्यान रखें कि उसमें संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें एवं जो जीवांश खाद है वो इसमें ज्यादा अगर आप डालेंगे, अच्छी तरह डालेंगे, जैसे 20 टन FIM डालेंगे तो अच्छी पैदावार मिलेगी और आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो दयान जी, उम्मीद है कि आपको ये जो जानकारियां मिली है इस पर ज़रूर आप अमल करेंगे और किस तरह से बैंगन, गोभी और जो भिंडी है इसकी खेती आप कर सकते हैं, ये जाना आपने। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और डॉक्टर रामाश्रय, आप हमें बता रहे थे कि किस तरह से युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार कई तरह के कदम उठा रही है, इसमें और क्या जोड़ना चाहते हैं? निश्चित तौर पर हमारे जो सरकार बहुत ही मल्टी फैसेट्स स्टेप्स, बहुत विभिन्न प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं और एक उनमें सबसे सशक्त, मैंने अभी बोल्ड सिग्नेचर है आपका खाद्य प्रसंस्करण का। ये एक सशक्त माध्यम है उनको रोजगार देने का, उनको आगे बढ़ाने का, और खासकर जब हम ग्रामीण युवाओं का या युवाओं की बात करते हैं, अगर हम आज के 2 दशक पहले की बात करें, ग्रामीण युवा जो हुआ करता था वो आपका हल बैल से कहीं न कहीं अपने को जोड़ लेता था, मिट्टी से भी जोड़ लेता था और खासकर पसीने, धूप और धूल बारिश से नहीं डरता था। लेकिन आजकल का युवा है वो हमारा निश्चित तौर पर जो पहले के युवा से फ़र्क है और निश्चित तौर पर वो सुख सुविधा चाहता है और उसका हकदार भी है निश्चित समय के बदलाव के साथ साथ। तो ये जिसे कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब्स, मोस्ट ज़्यादातर जो है हमारे युवा उद्यमी हैं वो इस तरीके के जॉब से सीख कर रहे हैं, उनको तलाश है जिसमें इस तरीके की परेशानियां ना हो, झंझट ना हो। तो वो एक ऐसा एक खाद्य प्रसंस्करण एक जरिया है, माध्यम है जो उनको सूट करता है, उनके लिए उचित है। इसलिए जो हमारा जो ग्रामीण युवा है, चूँकि पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, टेक्नोलॉजी savvy भी है, उनको सब कुछ आता है, क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं, विश्व पटल पे क्या हो रहा है वो अच्छी तरीके से जानता है और उसको कहीं न कहीं आपके खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहता है। तो निश्चित तौर पर जुड़ रहा है और जिस तरीके से ये कड़ी जुड़ रही है और रफ्तार चल रही है, मुझे पूर्ण भरोसा है कि एक आने वाले समय में एक बहुत बड़ा एक क्रांति में एक माहौल या कार्यक्रम बनेगा और हमारा खाद्य प्रसंस्करण जो कहीं न कहीं 2 इकाई पे अटका हुआ है, ये 10 गुना या 5 गुना आगे 1-2 दशक में होना चाहिए, ऐसा एक रुझान मिल रही है। बिल्कुल, ये बहुत ही सही बात कही है आपने कि एक छवि जो थी किसान की हल बैल वाला और पसीने से लथपथ, वो छवि अब बदल रही है। बल्कि उच्च शिक्षा हासिल करके भी अब युवा जो है वो प्रसंस्करण के क्षेत्र में आ रहे हैं। तो ये दिख रहा है कि ये क्षेत्र कितना आकर्षक बनता जा रहा है, इस बात का ये बात की तस्दीक करता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए कृष्ण जी ने उत्तर प्रदेश से सवाल भेजा है। डॉक्टर फूलचंद, कृष्ण जी जानना ये चाहते हैं कि एकीकृत कृषि प्रणाली के जरिए अच्छे उत्पादन के लिए रसायनों के बजाय जो गोबर, गोमूत्र जैसे उर्वरक है उनका इस्तेमाल कैसे करें? इसमें क्या है कि जो अपने एकीकृत कृषि प्रणाली है उसमें पशुपालन भी एक इसका घटक होता है जी। तो उसमें जो पशुओं से जो गोबर होता है उसका अच्छी तरह सड़ाकर और जो खेत है उसमें डालेंगे और जो मलमूत्र है आजकल उसकी जो गोबर गैस का भी होता है तो उसकी स्लरी भी काम में लेते हैं और जो मलमूत्र है उसको भी एक उसमें डाल के एक खड्डे में प्रयोग करके उसको एक अनुपात में जी गोबर के साथ मिला के अगर भूमि में डालेंगे तो इससे क्या है कि भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ेगी और रसायनों से किसान को उससे मुक्ति मिलेगी और जो जितनी है किसान को आवश्यकता होती है, जितने मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की आवश्यकता है वो जो गोबर की खाद होती है, अच्छी सड़ी गोबर की खाद होती है और जो फसल के अवशेष होते हैं वो भी क्या है कि जो वे पशु के बिछौन में डालते हैं तो उससे भी क्या है कि जो फसल अवशेष है उसमें भी जो सूक्ष्म पोषक तत्व और जो नाइट्रोजन, फास्फोरस है उसमें भी वो मिला के वो अपने खेत में डालता है तो उसकी पैदावार और उर्वरक शक्ति और ज़मीन का जो तापक्रम है वो भी एक बनाए रखने में ये जो गोबर की खाद है, अच्छी सड़ी हुई या कंपोस्ट है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ राकेश जी जुड़े हुए हैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से। राकेश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं राकेश जी।
मैम मैं एकीकृत खेती के बारे में जानना चाहता हूँ मैम, इसके बारे में विस्तृत जानकारी कहाँ से ले सकता हूँ मैम? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। डॉक्टर फूलचंद बताएं कि विस्तार से अगर जानकारी चाहता है कोई किसान एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में तो कहां से प्राप्त कर सकता है? इसकी जानकारी आप जो आपके नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ भी कई के कृषि विज्ञान केंद्रों में एकीकृत कृषि प्रणाली IFS मॉडल बने हुए हैं, आप जाके भी देख सकते हैं। और जो आपके नज़दीकी विश्वविद्यालय, वहाँ भी ऐसी जो एकीकृत कृषि प्रणाली के मॉडल लगे हुए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आपको और अधिक जानकारी लेनी है तो आप IFSR मोदीपुरम मेरठ में आप यहाँ कई प्रकार के मॉडल लगे हुए हैं, सीमांत के भी लगे हुए हैं, लघु किसान के भी लगे हुए हैं, एक वृद्ध किसान के भी मॉडल है। तो आप यहाँ आंखों देख के आप इसको अपना सकते हैं, नहीं तो आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या विश्वविद्यालय में जाकर आप इससे जानकारी अच्छी तरह प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल राकेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। और इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ DD किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं एकीकृत कृषि प्रणाली और फल सब्जियों के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन के बारे में। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर रामाश्रय, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम जानते हैं कि बागवानी उत्पादों के मामले में, उत्पादन के मामले में हम अग्रणी भूमिका में है, तो ऐसे में अगर हम निर्यातक तक पहुँचना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो खासतौर पर किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि खासतौर पर इसमें क्वालिटी का इशू कई बार आ जाता है, और क्या बातें और ध्यान में रखें कि वो अच्छे निर्यातक बन सके और लाभ ले सके? जी, निश्चित तौर पर हमारे बहुत ही कम्युनिटी स्पेसिफिक संगठन बने हुए हैं। आपके अमुक फल, जैसे कि आपका ग्रेप नेट है, आपका पामग्रेनेट अनार का एक समूह है, या इस तरीके से आम एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन है, आम का जो एक्सपोर्ट करते हैं, इस केला है इत्यादि का। लेकिन कि इसका मूल मंत्र ये है, जो भी हमारे किसान भाई अगर निर्यात में रुचि रखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा एपीडा एक नोडल एजेंसी है, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो कि इसका जो आपका वाणिज्य मंत्रालय है, इसके अधीन कार्य करता है, और इसके लिए एक बहुत उन्होंने सफल कार्यक्रम में किए, खासकर एक सक्सेस स्टोरी बनाई है आपके अंगूर की और अनार की, और लीची में भी बहुत अच्छा काम किया है। और इस सक्सेस स्टोरी को, एक सफलता की कहानी को और दूर दूर तक ले जाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, और इसमें कई और भी हमारे फल और सब्जियां हैं उनको जोड़ना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे खासकर किसान भाइयों को बहुत बड़ा सहयोग चाहिए, क्योंकि एक किसी भी देश में हम जब फल सब्जियों को भेजते हैं तो उनकी अपनी एक ज़रूरतें होती हैं। वो कहते हैं कि एक हमें ये मानक चाहिए, इनका एक आकार ये होना चाहिए, इनका रंग ये होना चाहिए, इनमें विटामिन का लेवल ये होना चाहिए, इसमें खासकर जो कीड़े और फफूंदी को मारने वाली दवाइयों को, उनका अवशेष इतने स्तर पे होना चाहिए। तो उन सब मानकों पर अगर हम खरा उतरते हैं तभी वो हमारा
उत्पाद लेते हैं। तो इसके लिए एपीडा एक गाइडलाइंस तैयार करता है और जो हमारे किसान भाई उस एक्सपोर्ट एसोसिएशन से जुड़ना चाहते हैं, खासकर संघ बने हुए हैं, तो उन सभी मानकों को वो अपने खेतों पे उतारते हैं, उनको ध्यान रखते हैं कि किस समय उनकी आपकी फलों में क्या कौन सा रसायन डालना है, किस तरीके से सिंचाई देनी है, किस तरीके से उनकी हार्वेस्टिंग करनी है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पर अगर आप मान लीजिए कि आपका संतरा है या किन्नो है, अगर हम उनकी कटाई करते हैं तो उसमें कहीं कहीं एक डंठल लगा रह जाता है, तो उसको भी आप की कटाई किस तरीके से करेंगे, उसके लिए भी एक स्पेशलाइज्ड कैंची आती है जो कि बहुत क्लीन कट दे सके, जिससे कि उसका डंठल 0.25 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो, जिससे कि वो आगे जाने समय में, खासकर जब उनकी पैकेजिंग हो, स्टोरेज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, दूसरे फलों को पंक्चर ना कर सके। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि मिल के एक बहुत बड़ा आयाम देती हैं एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए, और इसके लिए काफ़ी जो काम किया जा रहा है और काफ़ी काम भी हुआ है। और जो हमारे किसान भाई इन संघों से जुड़ना चाहते हैं, और ख़ासकर जो हमारा एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एपीडा है, इसकी एक अपनी वेबसाइट है, उस पर हर तरीके की इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। अगर आप उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, उस पर एक बाइलिंगुअल कई भाषाओं में फॉर्म दिए हैं, उनको भर के अपना आप इंटरेस्ट शो कर सकते हैं कि हम इस अमुक फसल का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और इतना हमारा एक समूह है किसानों का, और ये हमारा उत्पाद है। जी बिल्कुल। तो जो किसान है आज की तारीख में वो सिर्फ किसानी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उद्यमी बन रहा है, और ऐसे में अगर आप निर्यातक भी बनना चाहते हैं तो ये कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान आप रख सकते हैं, और एपीडा से संपर्क करके आपको तमाम जानकारियां भी मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर फूलचंद आपसे जानना चाहेंगे कि एकीकृत कृषि प्रणाली जो है, जैसे कि हमने चर्चा में आप बताया भी कि कृषि के सामने जो कई तरह की चुनौतियां हैं, एक तरह से उसका हल है, सरकार की तरफ से भी इसे काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे में कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं से किसान जुड़ सकता है अगर वो एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाना चाहता है? ऐसा है कि किसान कि आजकल आपने देखा होगा कि बड़े किसान बहुत कम रहे हैं और जोत का आकार छोटा हो गया है जी, और किसान छोटे और लघु सीमांत कृषक इस भारत में सबसे ज़्यादा है, और उनकी ज़मीन का जो क्षेत्रफल है वो भी 1 हेक्टेयर से कम का है। और ऐसे में क्या है कि उसमें जोखिम बहुत ज़्यादा है। तो क्या है, सरकार, भारत सरकार भी जो सम्मिलित कृषि एकीकृत कृषि प्रणाली है उस पर बढ़ावा दे रही है। हमारे प्रधानमंत्री और जो कृषि मंत्री हैं वो भी एकीकृत कृषि प्रणाली पे जोर दे रहे हैं, और उस पर सरकार ने कुछ मानक भी तय किए हैं कि जिसमें किसान को ये सब्सिडी या और जो कुछ है वो भी तैयार किए जा रहे हैं, और किसानों को कई प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं जिससे कि किसानों को अधिक से अधिक ये एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाएं। और इसमें ये है कि जैसे अभी डॉक्टर राम आश्रय जी बता रहे थे कि युवाओं, तो अगर इसमें भी युवा अगर जुड़ते हैं तो इनका एक क्या है कि गाँव से पलायन भी रुकता है। अगर एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाएंगे तो गाँव से जो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि वो किसानों को रोजगार के अवसर कम है और उनमें ज़्यादा इनकम नहीं हो रही है। तो इसलिए किसानों का पलायन रोकने के लिए अपने एकीकृत कृषि प्रणाली जब अपनाएगा किसान, तो उसका पलायन भी रुकेगा, उसकी इनकम बढ़ेगी, उसको रोजगार मिलेगा, और वर्ष भर उसको इनकम कुछ न कुछ इनकम मिलती रहेगी, जिससे कि उसको जोखिम कम होगा। अगर अपन एक ही प्रकार की फसल बोएंगे तो उसमें जोखिम होता है, प्राकृतिक आपदा आ गई तो पूरी फसल नष्ट हो गई, पूरी फसल नष्ट हो गई तो किसान निराश्रित होके वो शहर की और दौड़ता है। अगर एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाएंगे तो एक घटक में अगर नुकसान होता है दूसरे में मुनाफा हो जाएगा, तो इसी भरपाई हो जाती है और आमदनी अच्छी होती है। तो बहुत सारे लाभ है एकीकृत कृषि प्रणाली के, जिसके बारे में विस्तार से आज आपने हमें बताया। डॉक्टर फूलचंद जाट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। नमस्कार जी, नमस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर रामाश्रय, आपने बातों बातों में एक बहुत ही दिलचस्प बात बताई कि कुछ किसान ऐसे भी है जैसे करेले के चिप्स बना रहे हैं, यानी कि अलग अलग तरह की चीज़ें बना रहे हैं। तो इस क्षेत्र में क्या हम कह सकते हैं कि जो नवाचार है, इनोवेशन है या सृजनशीलता है, इसकी भी बहुत बड़ी संभावना है और उसमें सफलता कैसी मिल रही है? अगर कुछ और उदाहरण आप बता सके संक्षेप में। निश्चित तौर पर हमारे और भी कुछ ऐसे उत्पाद हैं, खासकर स्पेसिफिक टारगेट लेके एक किसी भी
किसी भी समस्या समाज में आजकल हर भारत इतना बड़ा देश है, इसकी करोड़ों में जनसंख्या है, अगर इसका 0.25% भी अगर किसी व्यक्ति किसी वस्तु को तलाश रहा है तो एक बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा मार्केट है। तो इसी तरीके से आज कल जैसे आपका एक उदाहरण देना चाहूँगा, एक केल नाम की एक आपकी पालक जैसी एक पत्तेदार सब्जी है, उसकी पाउडर की बहुत बड़ी मांग है। अच्छा। क्योंकि वो प्रोटीन से युक्त है और भी उसमें दूसरे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, हेल्थ बेनिफिटिंग बायोमॉलिक्यूल्स हैं, उनकी संख्या बहुत मतलब प्रचुर मात्रा में है, इसलिए इसके पाउडर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो खासकर जो हमारा युवा उद्यमी है, कहीं न कहीं आपका केल का प्रोडक्शन करा रहा है और उसको बड़े हाइजीनिक तरीके से, जब उसकी हम ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग इस तरीके नहीं कि हमने जाके उसको धूप में डाल दिया, उसमें मक्खी भी आ रही, पत्ती भी आ रही, डस्ट भी आ रही, उस जो एक प्रोसेसिंग प्लांट जिसे कि साइंटिफिकली प्रूवन एक प्रोसेसिंग। आपको वक्त इजाजत नहीं दे रहा है इससे ज्यादा चर्चा करने का, लेकिन हमें ये बात जरूर समझ में आ रही है कि ये संभावनाओं का क्षेत्र है, बहुत डिमांड है और अगर किसान उसकी आपूर्ति करता है तो वो लाभ ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारियों के लिए। तो आज विस्तार से जाना आपने कि किस तरह से आप अपनी आमदनी में काफी इजाफा कर सकते हैं अगर आप एकीकृत कृषि प्रणाली को अपना लेते हैं और या फिर जो फल सब्जियां हैं उसके प्रसंस्करण से जुड़ते हैं। तो उम्मीद है ये सभी जानकारियां आपके बेहद काम आएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हेलो किसान कार्यक्रम के अगले विषय के बारे में आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में जो अगला विषय रहेगा वो रहेगा कृषि में महिलाओं का योगदान। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी अगले कार्यक्रम के दौरान और इसके बीच में आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं ईमेल के जरिए। नोट कर ले हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। सवाल के साथ साथ नाम और स्थान भी जरूर लिखें। दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा हेलो किसान कार्यक्रम को आप कभी भी कहीं भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।